फ्रेंड्स, यू आर वेरी वेलकम टू ऑनलाइन स्पेस ऑफ यदराज एकेडमी। फिर से हम जुड़ चुके हैं यदराज एकेडमी के ऑनलाइन स्पेस पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियोस देखने के लिए, उनको लाइक करने के लिए। ऐसे ही लाइक करते रहिए, फिर मैं अपनी वीडियो डालती रहूंगी। चलिए, आज हम 8th क्लास एनसीईआरटी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पहला चैप्टर, ये इसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर आज हम करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आई होप आप बहुत ही इंजॉय करेंगे इसे और हमें बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि हम चलने वाले हैं विलेज लाइफ में। ओके, तो पहले क्रॉप। व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप क्या होती है? कभी आपने पहले नाम सुना है? आई होप सुना ही होगा। क्रॉप्स का मीनिंग होता है सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट, यानी कि एक ही तरीके के प्लांट्स को एक बड़ी सी फील्ड में लगाना, उसको हम कहते हैं क्रॉप। प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड are cultivated at one place on a large scale, it is called crop। जैसे कि व्हीट प्लांट्स को आपने देखा होगा खेत में लगे हुए, फील्ड्स में लगे हुए, या फिर आपने राइस को देखा होगा लगे हुए। कई सारी दालें होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, जिनको हम एक साथ उगाते हैं या तैयार करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, उसको हम क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ द व्हीट मीन दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। और एग्जाम्पल्स हैं इसके सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ओके, अच्छा, इंडिया जो है, इंडिया का लगभग 70% या 75% जो एरिया है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर के लिए अगर हमें कहीं पर फसल उगानी है या एग्रीकल्चर करना है, तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस रखती है वो है क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक वहां का वेदर कैसा है, यानी टेम्परेचर कैसा रहता है, ह्यूमिडिटी कैसी है, रेनफॉल यानी बारिश का स्तर कैसा है, बारिश होती है या नहीं होती है, किस हद तक होती है। ओके, तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं क्रॉप्स के लिए। तो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट। अब इंडिया में क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हर एक एरिया की अलग अलग हैं, जिसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंट, यानी अलग अलग होना। तो इसी डाइवर्सिटी की वजह से जो क्रॉप्स हैं उनको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में, पैटर्न्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का जो सीजन है वो सीजन है रेनी सीजन। रेनी सीजन यानी जिसमें बारिश होती है, मॉनसून आता है, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ओके, तो रेनी सीजन का जो मंथ होता है इंडिया में जून टू सितंबर। कौन कौन सी फसल उगाई जाती है इसमें? एग्जाम्पल है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ओके, अच्छा, इसमें पैडी को क्यों, ये जो क्रॉप्स हैं इनको क्यों चूज किया गया मैं भी बताऊंगी आगे। नेक्स्ट दूसरी है आपकी रबी क्रॉप, यानी 2 क्रॉप्स हमारे पास हैं, 2 पैटर्न्स हैं, खरीफ और रबी। रबी का जो सीजन है वो होता है विंटर सीजन। मंथ है इसका अक्टूबर टू मार्च। जून टू सितंबर, अक्टूबर टू मार्च का मतलब है कि जून में इसको लगाया जाता है और सितंबर में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। अक्टूबर में इसको उगाया जाता है और मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल रबी क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं व्हीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लाइन सीड्स। ओके, बाकी जो पल्सेस वेजिटेबल्स होती हैं उनको हम समर सीजन, मोस्टली वो समर सीजन में ही उगाई जाती हैं। अब किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए अगर आप कभी विलेज गए हो, अपने गांव गए हो, तो आपने अपने अंकल्स को खेत पे जाते हुए देखा होगा, तो उनके पास कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं। इक्विपमेंट्स लाइक यहाँ पर दे रखा है खुरपी, सिकल, शोवेल, प्लो। तो ये सारी चीजें जो होती हैं फील्ड यानी खेतों में काम आती हैं, इनको हम टूल्स कहते हैं, इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। तो बेसिस प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कोई भी क्रॉप अगर हमें उगानी है तो पहले हमें उसको, जो फील्ड है यानी जो खेत है, उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि उसकी जो फसल है वो अच्छी पैदा हो, अच्छी क्रॉप्स उगे, और जो जब उसकी हार्वेस्टिंग हो तो ज्यादा से ज्यादा जो अनाज है वो हमें मिले। ओके, जैसे आप किसी भी गमले में पौधा लगाते हो या जमीन में पौधा लगाते हो तो पहले आप वहां की सॉइल देखते हो किस तरीके की है, यानी पत्थर पे तो हम पौधे को उगाते नहीं है, सॉइल में उगाते हैं, तो सॉइल को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। यहाँ पर पूछ रहा है व्हाई पैडी कांट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब विंटर सीजन में पैडी को क्यों नहीं उगाते हैं, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ एग्जाम्पल, खरीफ क्रॉप जो है उसका सीजन है रेनी,
और यहाँ पर पैडी यानी पैडी चावल को बोलते हैं। चावल, मेज यानी मक्का, ये सारी जो चीजें इनको खरीफ क्रॉप में ही क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है क्योंकि ज्यादातर जो ये क्रॉप है इनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और हमारा इंडिया यानी इंडिया के कई सारे जो फार्मर्स हैं वो अभी भी एग्रीकल्चर के लिए मॉनसून पर डिपेंडेंट रहते हैं। यानी जब मॉनसून आता है तो इनमें इरिगेशन होता है, पानी लगाना, खेतों में पानी लगाना, तो पानी के लिए बारिश पर डिपेंडेंट रहते हैं। जून टू सितंबर मॉनसून सीजन रहता है, तो पैडी, मेज यानी जिन फसलों को पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है उनको रेनी सीजन में ही उगाया जाता है। जिन फसलों को, जिन क्रॉप्स को पानी की जरूरत कम होती है उनको रबी क्रॉप्स में उगाया जाता है। रबी क्रॉप का जो सीजन होता है उनमें उगाया जाता है, जिसको हम विंटर सीजन कहते हैं, और ये होता है अक्टूबर टू मार्च। ओके, आई होप क्लियर हो गया आपको। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? यानी प्रिपरेशन करना, यानी फील्ड को तैयार करना शुरू से, यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से लेके स्टोरेज तक। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है फर्स्ट पार्ट, फिर सोइंग यानी बीज बोना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, हार्वेस्टिंग होता है कटाई करना, फसल जब तैयार हो जाती है पक के तो उसको काटते हैं। स्टोरेज यानी जो भी फसल हमारी कट के, यानी उससे जो भी आउटपुट हमें मिला है उसको स्टोर करना। ओके, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब यहाँ पर बात आती है, अब सबसे पहला स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो क्या क्या उसके लिए चीजें, क्या क्या इम्प्लीमेंट्स लगते हैं, किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला काम होता है सॉइल को लूज करना। सॉइल को लूज करने की जरूरत इसलिए होती है जिससे जो भी प्लांट आप उसमें लगा रहे हो उनकी जो रूट्स हैं वो ब्रीथ कर सके। यानी हमने पढ़ा है पहले भी, जो सेल्स होती हैं उनको ब्रीथ यानी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर जो रूट्स हैं उनको भी ब्रीथ करने की जरूरत है, यानी जो एयर है, जो उनकी सेल्स हैं वो रेस्पिरेशन इजीली कर सके। तो सॉइल क्या होनी चाहिए? लूज होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो प्लो होता है उसकी हेल्प से सॉइल को लूज किया जाता है। अच्छा, कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनको भी हेल्प मिलती है जब मिट्टी लूज होती है, तो वो ब्रीदिंग कर सकते हैं। और दूसरा जो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स, कुछ सब माइक्रोब्स हैं वो भी सॉइल को लूज करने का काम करते हैं, जो कि मिट्टी में पहले से प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए हम इनको फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर कहते हैं, यानी फार्मर, किसानों का दोस्त। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी हेल्प करते हैं अंदर से जो सॉइल होती है उसको लूज करने में, जिससे रूट्स को ब्रीदिंग करने में हेल्प मिलती है। ओके, तो यहाँ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप दे रखा है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप का मतलब है कि फसल को उगाना। ओके, तो पहला जो स्टेप है उसमें हमने लूज करना, यानी सॉइल को लूज करना। तो कैसे करते हैं? टिलिंग और प्लोइंग। प्लोइंग का यूज कर, प्लोइंग करना यानी उसकी जुताई करना। उसमें हेल्प किसकी लेते हैं? प्लो की। ओके, तो कुछ जो प्लो होते हैं, यानी पुराने जमाने में जो प्लो यूज किए जाते, जो हल होते थे वो वुड के होते थे और उनमें बैलों को यूज करा जाता था। थोड़े समय के बाद आयरन के आए, यानी लोहे के बने हुए आए। फिर थोड़े समय के बाद अब ट्रैक्टर, अब जो नाउ डेज अभी जो टाइम चल रहा है उसमें ट्रैक्टर को यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद सोइंग, बीज बोने के लिए, इरिगेशन पानी के लिए। तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, अब जो प्लोइंग की जाती है यानी जो खुदाई की जाती है मिट्टी की, उसमें कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स को यूज किया जाता है? तो फर्स्ट है इसमें प्लो। प्लो यानी कि हल, जिसमें बैलों का एक पेयर होता है जो उसको खींचता है और पीछे से जो सॉइल है वो उखड़ती चली जाती है, लूज होती चली जाती है, अगर कभी आपने गांव में देखा है। हॉर्सेस को भी कई जगह पे यूज करा जाता है, और कई जगह यानी जैसे राजस्थान वगैरह वहां पर कैमल्स को भी यूज किया जाता है। हो, ये हल है यहाँ पे। ठीक है, ये आयरन का होता है, ये यहाँ पर इसकी ग्रिप है, ये हैंडल है, बीम है, बैंड प्लेट है और ये रॉड है। ओके, तो ये भी जो है एनिमल्स की हेल्प से ही खींचा जाता है इसको। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। आज का जो टाइम है उसमें कल्टीवेटर्स को यूज करा जाता है, जो ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है। ओके, इससे क्या है कि जो लेबर्स होते हैं, वो जो किसान होते हैं उनके लेबर मतलब कम लगते हैं, उनका टाइम भी कम लगता है ये करने में। ओके, नेक्स्ट है आपका सोइंग। सोइंग होता है बीज बोना। अब बीज जो है, अब बीज बोने से पहले जो किसान होते हैं वो क्या देखते हैं कि जो बीज है उसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए।
ठीक है, यानी कि गुड वेराइटी ऑफ सीड होना चाहिए। तो वो सिलेक्ट करते हैं पहले। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड, यानी कि जो उनकी पैदावार है, जो उनका आउटपुट निकल के आए वो बहुत ही अच्छा हो। तो उससे पहले क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सीड, यानी सीड का सिलेक्शन करते हैं। अच्छा, कुछ टूल्स हैं जो टूल्स यूज किए जाते हैं, ट्रेडिशनल टूल्स, जो पहले टूल्स यूज किए जाते थे वो कुछ इस तरीके से होते थे, फनल शेप के। इसमें सीड को डाल दिया जाता था। ये रॉड होती थी, इसके 2-3 पाइप्स इसमें नीचे जो है बने होते थे। सीड इसमें डालते थे और वो बीज बो जाता था। तो ये तो पहले यूज होता था। बट अब जो टाइम है उसमें इस तरीके का सीड ड्रिल यूज किया जाता है। सीड ड्रिल यानी कि इसमें क्या है, यहाँ पर ये पाइप लगा हुआ है, 1 2 3, ये सीक्वेंस यानी सेम डिस्टेंसेस में ये ड्रिल्स बने हुए हैं। जहां से जो सीड है वो उसका जो डिस्टेंस रहेगा वो भी इक्वल रहेगा, और दूसरा जो उसका एक पैटर्न है वो भी सेम बनेगा। यानी यूनिफॉर्मली सीड ये बोए जाएंगे, इक्वल डिस्टेंस पे बोए जाएंगे, और जो उनकी गहराई होगी वो भी सेम होगी। दूसरा, इससे क्या होता है, टाइम की बहुत ज्यादा बचत होती है और लेबर की भी बचत होती है। ओके, तो इसलिए अब इनको यूज किया जाता है। एक यहाँ पे वर्ड दे रखा है ट्रांसप्लांटेड। ट्रांसप्लांटेड का मतलब होता है, कभी कभी आपने देखा होगा जो छोटी छोटी नर्सरी होती हैं उनमें कुछ छोटे बैग होते हैं जिनमें पौधों को रखा जाता है। तो उनमें से एक एग्जाम्पल है पैडी का। पैडी यानी कि चावल। चावल को कभी आपने अगर लोगों को देखा होगा वो सीधा प्लांट्स को ही फील्ड में लगा देते हैं। तो पहले क्या होता है कि जो नर्सरी होती है वहां पे राइस के सीड लेके उनके छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, जिनको आप सीडलिंग्स भी कहते हो, वो ग्रो करवाए जाते हैं। और उसके बाद वो जो प्लांट्स होते हैं उनको सीधा ही फील्ड में गाड़ा जाता है सेम डिस्टेंस पे। उसको कहते हैं ट्रांसप्लांटेड। यानी सीड की जो ग्रोथ है, सीडलिंग्स कहीं और जगह पे यानी नर्सरी में बनाना और उसको ट्रांसप्लांट कर देना फील्ड में। ओके, उसको ट्रांसप्लांटेड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब अगर आप किसी भी पौधे को उगाते हो, क्रॉप को उगाते हो, तो जरूरी है भाई उसको खाना पानी भी चाहिए, यानी उसको नरिशमेंट चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा, मैन्योर और फर्टिलाइजर से। कुछ जो मैन्योर है वो तो नेचुरल होता है, यानी कि जो काऊ डंग होता है, गोबर जिसको हम कहते हैं, उसको डिकम्पोज करके खेतों में डाला जाता है। डिकम्पोज किनकी हेल्प से होता है, ये एनिमल वेस्ट होता है और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है 6th क्लास में, वर्मी कंपोस्ट इसको बोलते हैं। यानी अर्थ वॉर्म की एक वेराइटी होती है रेड वॉर्म, जिसकी हेल्प से जो एनिमल वेस्ट होता है, एक्सर्टा होता है, उसको वर्मी कंपोस्ट रेड वॉर्म की हेल्प से डिकम्पोज किया जाता है और खेतों में यूज किया जाता है। इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर अब आपको दे रखा है जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? तो मैन्योर से कैसे अलग है? जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है फैक्ट्रीज में, बट जो मैन्योर होते हैं वो तो नेचुरल होते हैं, यानी कि वो एनिमल वेस्ट से डिकम्पोज होने के बाद बनते हैं, तो आप उसको नेचुरल कहोगे। पर ये फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो सम एग्जाम्पल्स हैं इनके कौन कौन से, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, सुपरफॉस्फेट, पोटैश, एनपी के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, तो इनको फर्टिलाइजर्स कहते हैं। मैन्योर जो नेचुरल होता है और फर्टिलाइजर्स जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके, अच्छा, क्रॉप रोटेशन क्या होता है? दूसरा मेथड है यहाँ पर, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इन थ्रू क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। यानी कि अब क्या होता है कि अगर आप एक ही जमीन पर एक ही तरीके की क्रॉप बार बार उगाते रहोगे तो वहां की जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी को खो देती है। इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं, अगर फील्ड सेम है तो उसमें अल्टरनेट जो क्रॉप्स है उनको उगाया जाता है। यानी कि एक सीजन में आप व्हीट को उगा रहे हो, एक सीजन में आप राइस को उगा रहे हो, इसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। अदरवाइज अगर आप एक ही तरीके के क्रॉप्स को उगाते रहते हो तो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बहुत जल्दी ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो पहले चैप्टर में हमने राइजोबियम के बारे में पढ़ा था पहली क्लासेस में। राइजोबियम बैक्टीरिया मैंने पिछली वीडियो में अपना बताया है।
राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है और मोस्टली क्रॉप प्लांट्स की रूट में ये पाया जाता है, ठीक है, जिनको हम ल्यूग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट होते हैं रूट नोड्यूल्स में लेग्यूमिनस प्लांट्स की, जो कि मोस्टली पल्सेस, राइस, व्हीट, इनको हम बोलते हैं, ओके। ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में, जिससे कि जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली जो नाइट्रोजन है उसको ले सके, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो नाइट्रोजन है वो गैसेस फॉर्म में होती है और वो डायरेक्टली जो प्लांट है उसको ले नहीं सकते, ओके। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस दे रखा है आपको फर्टिलाइजर और मैन्योर में। तो फर्टिलाइजर मैन मेड होते हैं, पर जो मैन्योर होता है वो नेचुरल होता है। फर्टिलाइजर प्रिपेयर किए जाते हैं फैक्ट्रीज में, पर जो मैन्योर है वो फील्ड्स में ही प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, एनिमल एक्सेट्रा से। फर्टिलाइजर जो है डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, यानी सॉइल के जो ह्यूमस होता है उसमें पहले से प्रोवाइड नहीं होता है, पर मैन्योर पहले से ही ह्यूमस में होता है, ओके। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। अब इनमें अलग से ऐड किए जाते हैं तो इनमें NPK की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है। के यहाँ पर पोटेशियम को रिप्रेजेंट करता है। मैन्योर जो है वो रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इसमें ज्यादा तो नहीं, जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स जितनी मात्रा में चाहिए उतने ज्यादा नहीं होते हैं, इसीलिए फर्टिलाइजर्स को भी ऐड किया जाता है। एडवांटेज क्या है मैन्योर का, मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। इट मेक्स द सॉइल पोर्स, यानी कि वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी मिट्टी की। मेक द सॉइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत ही इजीली होगा। इंक्रीज करेगा द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, यानी कि अगर नेचुरल मैन्योर आप ऐड करते हो तो माइक्रोब्स की संख्या बढ़ेगी। हाँ, तो ये बच्चों आपका फर्टिलाइजर और मैन्योर यहाँ तक हो चुका है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इरिगेशन और अगले मेथड्स के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ओके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जरूर एंड तक देखें और इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।